मिरर लेक्चर 3। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन पहला जो है आपका ये हुआ प्लेन मिरर। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इससे प्रकाश का किरण निकल के दर्पण पे पड़ा, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन हुआ, फिर प्रकाश का किरण दर्पण पे पड़ा, दर्पण से टकरा के प्रकाश का परावर्तन हुआ। इसे हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, जहां कटा वहां क्या बना, इमेज। तो यदि समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। यदि समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। यह ऑब्जेक्ट जो है रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। और यह जो इमेज बना आपका वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण में यदि वस्तु वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब उसका कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी भी तरह हम लोग इमेज बना सकते हैं, बस याद रखेंगे कि प्रतिबिंब बनने के लिए जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है उस वस्तु से दो किरण निकालना होगा। जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है कम से कम उस वस्तु से दो किरण निकालेंगे। चलिए यहां देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक किरण दर्पण पे पड़ा और दर्पण से टकरा के प्रकाश का परावर्तन हुआ, और एक किरण दर्पण पे लंबवत पड़ा, और जो किरण दर्पण पे लंबवत पड़ता है वह लंबवत ही परावर्तित होता है। अब यह किरण धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, आगे कहीं नहीं कटा होगा, इसका इमेज काल्पनिक ही बना होगा, इसका इमेज काल्पनिक ही बना होगा। यदि वस्तु वास्तविक है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। यह वास्तविक वस्तु, इसका इमेज जो बना काल्पनिक वस्तु। और याद रखिए कि समतल दर्पण में यदि यहां से यहां तक का दूरी x होगा तो यहां से यहां तक का दूरी भी x होगा। यदि यहां से यहां तक का दूरी 5 मीटर होगा तो यहां से यहां तक का भी दूरी 5 मीटर ही होगा। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु का दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी होता है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु का दूरी बराबर प्रतिबिंब का दूरी होता है। आगे हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए यह कोई आपका प्लेन मिरर है, यह क्या है, प्लेन मिरर है। यहां कोई ऑब्जेक्ट है, इस वस्तु से प्रतिबिंब, यदि इस वस्तु का बनाना है प्रतिबिंब, यहां कोई वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यदि बनाना है तो यहां से एक किरण हम लोग दर्पण पे दिए और दर्पण से प्रकाश का क्या हुआ, परावर्तन। एक किरण यहां से हम लोग दर्पण पे लंबवत आपतित किए, जो किरण दर्पण पे लंबवत आपतित होता है वह दर्पण से लंबवत ही परावर्तित होता है। यह किरण और यह किरण आगे धीरे धीरे फैल रहा है, तब इससे स्पष्ट है कि इसका प्रतिबिंब जो बना होगा दर्पण के पीछे ही बना होगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बना होगा। और यहां जो प्रतिबिंब बना इमेज, यह काल्पनिक होगा। इस बिंदु का नाम ऑब्जेक्ट है तो ओ लेते हैं, और यह बिंदु का नाम हम लोग पी लिए, और यह इमेज आपका आई हो चुका है, इमेज आई, और इसका नाम हम लोग क्यू। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि दर्पण से वस्तु दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी। चलिए देखिए हम लोग, चूंकि त्रिभुज
त्रिभुज त्रिभुज ओ पी क्यू तथा त्रिभुज आई पी क्यू में, इन दोनों त्रिभुज में चले। अब आइए यहाँ आपतित किरण परावर्तित किरण, तो इसके बीच में अभिलंब रहा होगा, तो यह कोण आपतन कोण आई, तो परावर्तन कोण भी आई ही होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो इस वस्तु से प्रकाश निकल के दर्पण पे पड़ा और दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हुआ, तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होगा। यदि यह कोण आई तो यह कोण भी आई ही होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं यदि दो रेखा समांतर हो, एक तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है, यदि यह कोण थीटा हो तो यह कोण भी थीटा होता है। कहां से? एकांतर कोण से। यदि यह कोण आई तो यहां भी हो जाएगा आई। और हम लोग पढ़ चुके हैं जब दो रेखा, देखिए दो रेखा आपका क्या है? समानांतर है, तो यह कोण थीटा तो यह कोण भी थीटा होगा। यदि यह कोण थीटा तो यह कोण भी थीटा होता है। कहां से? शीर्षाभिमुख के तहत। यदि यह कोण थीटा तो यह कोण भी थीटा होगा संगत कोण के तहत। उसी प्रकार यह कोण यदि थीटा तो यह कोण भी थीटा होगा संगत कोण के तहत। यह कोण और यह कोण आपस में संगत कोण कहलाएगा। तो यदि यह कोण इतना गो आई है तो यह कोण भी आपका आई होगा। कहां से? संगत कोण से। देखिए आपतन कोण आई तो परावर्तन कोण भी आई। प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, हम लोग लिख सकते हैं। यदि यह कोण आई तो यह कोण भी आई होगा एकांतर कोण के तहत। यदि यह कोण आई तो यह कोण भी आई लिख सकते हैं संगत कोण से। तो दोनों त्रिभुज में एक कोण आई है और इसमें भी एक कोण आई है, तो पहला बात कोण आई को लिखेंगे, जिस कोण को लिखना होगा उसको बीच में लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण पी ओ क्यू बराबर, इस त्रिभुज में जो है कोण पी आई क्यू, इसमें भी बराबर क्या दे सकते हैं? आई। बराबर क्या दे सकते हैं? आई। बराबर क्या लिखेंगे? आई लिख सकते हैं। इसमें ओ कोण ओ है आई और इसमें कोण आई का मान है आई। आइए इस त्रिभुज में ओ पी क्यू में एक कोण 90, इस त्रिभुज में भी आई पी क्यू में यह कोण भी क्या है? 90। तो इस त्रिभुज के लिए लिखेंगे कोण ओ पी क्यू अब बराबर, इस त्रिभुज में लिखेंगे कोण आई पी क्यू बराबर 90 डिग्री। अब आइए इस त्रिभुज में ओ पी क्यू में एक भुजा पी क्यू ले सकते हैं बराबर, इस त्रिभुज में आई पी क्यू भी एक भुजा आपका क्या है? पी क्यू। दोनों त्रिभुज में एक भुजा पी क्यू क्या है? कॉमन उभयनिष्ठ। कॉमन हिंदी में क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ। एंगल एंगल साइड के तहत, एंगल साइड के तहत दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वोंक्षम। इस त्रिभुज का एक कोण, इसका भी एक कोण, इसमें भी एक कोण 90, इसमें भी एक कोण 90। दो त्रिभुज में दो कोण का क्या है? दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वोंक्षम हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज 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 ओ पी क्यू सर्वोंक्षम त्रिभुज आई पी क्यू। एंगल साइड के तहत त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वोंक्षम त्रिभुज आई पी क्यू, इसलिए इस त्रिभुज का ओ पी बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का आई पी, इस त्रिभुज का आई पी।
तो हम लोग समझे कि समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु का दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी हमेशा बराबर होता है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु का दूरी लिख सकते हैं, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु का दूरी, समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु का दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। तो याद रखेंगे, समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु का दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे कि समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु का दूरी, दर्पण से वस्तु का दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। एक साथ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक साथ चलिए, एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो याद रखेंगे, समतल दर्पण में यदि वस्तु वास्तविक है तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, और समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और यह दोनों त्रिभुज लिए और एंगल साइड के तहत दोनों त्रिभुज सर्वंसम करके दर्पण से वस्तु का दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी क्या किए, बराबर कर लिए। अब इसके बाद जो आगे का थ्योरी है हम लोग पढ़ेंगे, आगे का थ्योरी जो है हम लोग पढ़ेंगे, आगे है इससे चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका हुआ प्लेन मिरर। ये आपका है समतल दर्पण। यहां कोई क्या है, वस्तु, ऑब्जेक्ट, और यह वस्तु का ऊंचाई क्या मोने, h। समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखे जिसका ऊंचाई क्या मोने, h। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब किसी वस्तु का नहीं बनता है, वस्तु के एक पॉइंट का प्रतिबिंब बनाया जाता है। यहां से प्रतिबिंब बनाने के लिए इस वस्तु से दो किरण निकालेंगे। एक किरण हम लोग दर्पण पे दिए, एक किरण हम लोग कहां दिए, दर्पण पे दिए, और दर्पण से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। दर्पण से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण चाहिए। एक किरण दर्पण पे लंबवत आपतित कराए, एक किरण दर्पण पे लंबवत आपतित कराए। लंबवत किरण दर्पण से लंबवत ही परावर्तित होगा। यह किरण दर्पण पे आपतित हुआ तथा दर्पण से लंबवत ही परावर्तित हो गया। अब देखिए इसका इमेज इधर नहीं बना होगा, इसे हम लोग धीरे धीरे पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाने के बाद जिस बिंदु पे दोनों किरण का क्या
वहीं क्या बना, इसका इमेज बना, आई। यही वस्तु था ऑब्जेक्ट, इसका क्या बना, इमेज। तो देखिए अब जितना दूरी यहां से वस्तु का दूरी, उतना ही दूरी क्या रहा होगा, दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी। हम लोग अभी तुरंत पढ़ चुके हैं। तो यहां इसका क्या बना होगा, इमेज बना होगा। यह देखिए एक आयत का निर्माण हुआ। कौन चीज बन गया, आयत, आयत बन गया। इससे स्पष्ट है कि यदि यही वस्तु यह था आपका, वस्तु का ऊंचाई h और वस्तु जो जिसका ऊंचाई h था, इसका प्रतिबिंब बना यहां, तो वस्तु का ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब का ऊंचाई, तो प्रतिबिंब के ऊंचाई को h डैश से मान लेते हैं। तो वस्तु का ऊंचाई h, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई h डैश। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार, इंग्लिश में साइज, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हम लोग कह सकते हैं यदि वस्तु का ऊंचाई 5 फीट होगा तो प्रतिबिंब का भी ऊंचाई 5 फीट होगा। यदि वस्तु का मोटाई 3 फीट होगा तो प्रतिबिंब का भी मोटाई 3 फीट होगा। इससे स्पष्ट है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का साइज तथा वस्तु का साइज क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम लोग दे सकते हैं। अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हिंदी में आवर्धन। मैग्निफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्धन। मैग्निफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्धन। और इस कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में हम लोग हेडिंग भी दे सकते हैं, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार। साइज ऑफ इमेज को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब का आकार। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो अब मैग्निफिकेशन आवर्धन आप पढ़ चुके होंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। प्रतिबिंब का ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के रेशियो को आवर्धन कहा जाता है। मैग्निफिकेशन हिंदी में आवर्धन। चूंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन हिंदी में आवर्धन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में बोल सकते हैं आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, आवर्धन को m से, और प्रतिबिंब के ऊंचाई को h डैश से और वस्तु के ऊंचाई को h से। फोर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में h बराबर h डैश, समतल दर्पण में h बराबर h डैश। इसलिए समतल दर्पण का आवर्धन हो जाएगा h बाय h। प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज बराबर होता है, दोनों को हम लोग h बाय h लिख सकते हैं। h डैश को भी h बोल सकते हैं, दोनों बराबर होता है, h बाय h कट जाएगा। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है,
+1 होता है। तो याद रखेंगे कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखेंगे, हम लोग यहां लिख देते हैं समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो हम लोग प्रूव कर दिए, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई बराबर होता है। आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई, तो दोनों का ऊंचाई सेम है इसलिए कट गया, तो आवर्धन इसका कितना होता है 1। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। चलिए अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, इससे आगे का जो थ्योरी है आपका, अगला टॉपिक का नाम है, देखिए कि समतल दर्पण में यदि कोई व्यक्ति अपना पूर्ण रूपेण समतल दर्पण में यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा चेहरा देखना चाहता है तो समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई क्या होगा। चलिए यह आगे का थ्योरी है, हम लोग लिख सकते हैं थ्योरी का नाम मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर to observe full image, minimum height of a plane mirror to observe full image of a person। हिंदी में बोलेंगे एक व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब, एक व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, एक व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का, एक व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई, किसी आदमी का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई क्या होगा। चलिए हम लोग देखेंगे, आगे का थ्योरी यही है, मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर टू ऑब्जर्व फुल इमेज ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई क्या होगा। चलिए यह थ्योरी है आपका। अब आप सोचिए, यदि आदमी का ऊंचाई 5 फीट, आदमी का ऊंचाई क्या फीट है 5 फीट है, किसका हाइट आदमी का, तो 5 फीट का यदि दर्पण लगा देंगे, 5 फीट का यदि दर्पण लगा देंगे तो इस आदमी का इमेज इसमें डायरेक्ट बन जाएगा। यदि 5 फीट का आदमी है और इससे बड़ा यदि दर्पण लगा देते हैं, 5 फीट से बड़ा दर्पण लगा देंगे तब पर भी इस आदमी का इमेज पूर्ण रूपेण बन जाएगा। लेकिन मेरा सोच क्या है कि 5 फीट का आदमी है तो कितना छोटा से छोटा दर्पण को रखा जाए ताकि उस आदमी का संपूर्ण प्रतिबिंब बन जाए। क्वेश्चन को आप समझिए कि 5 फीट का यदि आदमी है तो कितना छोटा से छोटा दर्पण रखा जाए
5 फीट से कितना छोटा दर्पण रखा जाए ताकि उस आदमी का संपूर्ण प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई पड़े। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए अब इस थ्योरी को प्रूफ करेंगे। चलिए मौने हम लोग, यह कोई आदमी है, आदमी का ऊपर भाग सिर होता है, सिर मतलब शीर्ष मतलब माथा, माथा को हम लोग शीर्ष मानेंगे, शीर्ष को हैग से सूचित करेंगे। नीचे एक आदमी जो है, आदमी का नीचे पैर होगा। चलिए यह कोई आदमी है जिसका ऊंचाई हम लोग क्या मान चुके, h। आदमी का ऊंचाई क्या माने, h माने। आदमी का शीर्ष भाग के लिए, शीर्ष मतलब माथा, उसको हम लोग हैग से सूचित किए। नीचे जो आदमी जमीन पे खड़ा है उनका नीचे पैर होगा, पैर को इंग्लिश में लेग बोला जाता है, इसलिए पैर को हम लोग लेग से सूचित किए। यह कोई आदमी है जिसका ऊंचाई h है। आदमी का ऊपर वाला हिस्सा सिर होगा, नीचे उस आदमी का पैर होगा। तो यह आदमी क्या सोच रहा है, कितना छोटा से छोटा दर्पण को रखा जाए, कितना छोटा से छोटा दर्पण को रखा जाए ताकि उस आदमी का संपूर्ण प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई पड़े। तो हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा दर्पण लेते हैं, यहाँ एक छोटा सा दर्पण लेते हैं। यह दर्पण आदमी के ऊंचाई के तुलना में छोटा है। यह आदमी है जिसका ऊंचाई h माने, आदमी का सिर हिस्सा को, माथा को h से सूचित किए, नीचे आदमी का पैर होगा, पैर को l से सूचित किए। तो हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं, किसी भी वस्तु को देखना है तो जिस वस्तु को देखना है वहां से प्रकाश का किरण का परावर्तित होकर आपके आंख तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यदि कोई वस्तु आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि उस वस्तु से प्रकाश का किरण परावर्तन होके आपके आंख तक पहुंच रहा है। तो देखिए अब आदमी को पूरा चेहरा देखना है, तो देखिए हैग से प्रकाश निकल के आया, हैग मतलब शीर्ष हिस्सा से आदमी के शीर्ष स्पर्श करते हुए प्रकाश आया और दर्पण पे पड़ा, और दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होके आदमी के आंख तक पहुंचा। ई मतलब क्या, आंख। चलिए देखिए, तो आदमी के सिर हिस्सा से प्रकाश आया और आदमी के आंख तक पहुंचा। आदमी के सिर को छूते हुए प्रकाश आया और दर्पण पे पड़ा, और दर्पण से परावर्तन के बाद उस आदमी के आंख तक पहुंचा। तो यह आदमी अपना सिर को तो देख लिया, अपने माथे को तो देख लिया दर्पण में। आइए अब इसके बाद अब बचा है पैर को देखने के लिए। फिर पैर को स्पर्श करते हुए प्रकाश, पैर को स्पर्श करते हुए प्रकाश दर्पण पे पड़ा, और दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश का किरण कहां पहुंचा, उस आदमी के आंख पे। तो वह आदमी पैर को भी देख लेता है। देखिए फिगर को आप समझिए, यह कोई आदमी था जिसका ऊंचाई h है, यहाँ इसके बगल में एक छोटा सा दर्पण रखे हैं। आदमी के शीर्ष होते हुए प्रकाश गया, दर्पण पे पड़ा, और दर्पण से परावर्तन के बाद आदमी के आंख तक पहुंचा। तो वह आदमी अपने शीर्ष को, अपने सिर को, अपने माथा को आंख से देख पाया। इसके बाद देखिए फिर पैर के किनारे से जो प्रकाश पहुंचा दर्पण पे, यहां से परावर्तन के बाद आदमी के आंख पे पहुंचा, तो वह आदमी अपना पैर भी देख लेता है। अब आइए, एक किरण आ रहा है तो आपतित किरण, यहां दर्पण से टकरा के परावर्तित किरण, तो इसके बीच में हम लोग क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे। इसके बीच में हम लोग क्या डालेंगे, अभिलंब। यदि यह कोण आपतन कोण आई
तो परावर्तन कोण भी I लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। इसलिए आपतन कोण 30 तो परावर्तन कोण 30, आपतन कोण 40 तो परावर्तन कोण 40, आपतन कोण I तो परावर्तन कोण भी I लिख सकते हैं। आइए यहां देखिए, पैर से जो प्रकाश आया दर्पण पे पड़ा, प्रकाश का परावर्तन होके आंख तक पहुंचा, तभी तो आपको पैर भी दिखाई दिया। जिस प्रकार माथा से प्रकाश, माथा को छूते हुए प्रकाश आया और दर्पण पे पड़ा और दर्पण से परावर्तन के बाद आंख तक पहुंचा, तब आप आंख से अपने माथा को भी देख सकते हैं, सिर को भी देख सकते हैं। तो उसी प्रकार यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, इसके बीच में हम लोग क्या डालेंगे? अभिलंब। इसके बीच में क्या डाले? अभिलंब। यहां आपतन कोण ई हुआ और परावर्तन कोण ई हुआ। यदि यह कोण थीटा तो यह कोण थीटा, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। इस त्रिभुज में देखिए, यह कोण थीटा तो यह कोण थीटा, दोनों कोण बराबर है, इसलिए दोनों कोण के सामने वाली दोनों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। यहां भी देखिए, यह कोण और यह कोण भी बराबर है, इसलिए दोनों कोण के सामने वाले दोनों भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। नाम दे दीजिए इसका, इस बिंदु का नाम C, इसका नाम हम लोग देते हैं D, और दर्पण का नाम दे देते हैं M और N। दर्पण का नाम क्या है? MN। दर्पण जो छोटा सा दर्पण लिए हैं, दर्पण का नाम दिए हम लोग MN, कोई मिरर है। अब यहां देखिए, ज्यामिति से हम लोग रचना कर लेते हैं। CE, यह आपका पॉइंट है C, यह क्या है? C है। इस बिंदु का नाम C दिए, इसका नाम D। अब देखिए, CE के बराबर यहां से रचना कर लेते हैं। लेट CE बराबर इस बिंदु का नाम देते हैं R। CE बराबर MR क्या किए? मोने। CE बराबर MR मोने। और देखिए, CE को मोल लेते हैं X। यदि यह X होगा तो यह भी X होगा, यदि यह Y होगा तो यह भी Y होगा। क्योंकि इस त्रिभुज में दोनों कोण, इस त्रिभुज में यह कोण थीटा तो यह भी कोण थीटा, इसलिए यदि दोनों कोण बराबर हो तो दोनों कोण के सामने वाली दोनों भुजा बराबर होगा। यहां भी दोनों कोण बराबर है तो दोनों कोण के सामने वाली दोनों भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। यदि यहां I कोण के सामने वाली भुजा X, तो यहां भी तो I कोण है, दोनों कोण बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा भी बराबर ही होगा। अब आइए हम लोग X को क्या लिख सकते हैं? X बराबर आप सोच रहे हैं कि दर्पण चाहिए, दर्पण के लिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक निकालना होगा। यदि यह X तो यह भी X, यदि यह Y तो यह भी क्या हो जाएगा? Y। यह X तो यह भी X। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि यह कोई आयत है तो आमने सामने का भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। यह X तो यह भी क्या होगा? X होगा। यदि यह भुजा CE X है तो MR भी X होगा। X बराबर हम लोग लिख सकते हैं, X बराबर क्या लिख सकते हैं? बोलिए। X बराबर MR, X बराबर यहां से यहां तक X बराबर MR, और MR बराबर लिख सकते हैं C। MR बराबर क्या लिख सकते हैं? C। उसी प्रकार देखिए, और यहां से यहां तक HE हुआ आपका क्या? 2X बराबर लिख सकते हैं HE/2। देखिए, X बराबर MR, M से R तक का दूरी X मोने, बराबर CE भी X के ही बराबर है, बराबर HE X प्लस X, H से लेके E तक कितना हो जाएगा? X प्लस X 2X, और 2X में 2 से भाग देंगे तो मिल जाएगा X ही। तो हम लोग लिख सकते हैं X बराबर HE/2, HE/2। X बराबर क्या लिख सकते हैं? HE/2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार Y का मान निकालिए। Y बराबर R से लेके N तक
तो y बराबर आर एन, y बराबर आर एन बराबर क्या हो जाएगा, ईडी होगा। y बराबर आर एन बराबर ईडी बराबर, देखिए y 2y में 2 से भाग देंगे तो फिर y निकल जाएगा, तो 2y को लिख सकते हैं EL बाय 2, E से लेके L तक का दूरी 2y हुआ, 2y में 2 से भाग देंगे तो y ही हुआ, तो EL बाय 2 भी लिख सकते हैं y बराबर, और x बराबर लिख सकते हैं x 2x में 2 से भाग देंगे और 2x को लिख सकते हैं HE बाय 2। इसको मोनिए आप समीकरण फर्स्ट, इनको मोनिए समीकरण सेकंड। एडिंग इक्वेशन पहला एंड दूसरा, समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर, समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ते हैं और LHS को LHS के साथ जोड़िए तथा RHS को RHS के साथ। x प्लस y बराबर क्या होगा, HE बाय 2 प्लस EL बाय 2। तो x प्लस y यही तो आपका हुआ mn। x प्लस y को क्या लिख सकते हैं, mn। दर्पण का ऊंचाई क्या हो गया, mn। तो देखिए बराबर लघुत्तम हो जाएगा 2, तो HE प्लस EL, HE प्लस क्या होता, EL। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं HE प्लस EL। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, mn ही है दर्पण का ऊंचाई, HE प्लस EL। H मतलब सिर, E मतलब आदमी का आंख, L मतलब आदमी का पैर। तो हम लोग सोचिए सिर से आंख और आंख से पैर तक का दूरी यदि जोड़ते हैं तो आदमी का ऊंचाई ही मिल जाएगा। सिर से आंख तक का दूरी प्लस आंख से लेके पैर तक का दूरी को यदि जोड़ेंगे तो आदमी का कुल ऊंचाई मिलता है। तो HE प्लस EL मतलब सिर और आंख से लेके पैर तक का दूरी को जोड़ेंगे तो क्या बोल सकते हैं, HL बाय कितना, 2। अब MN बराबर HL, यही तो है HL बराबर, देखिए HE प्लस EL को रख सकते हैं HL, और H मतलब सिर और L मतलब पैर, सिर से पैर तक के बीच का दूरी क्या मान चुके हैं, H। क्या माने हैं, H मान चुके हैं। तो बोलिए नीचे में क्या है, 2 है। तो यही हुआ आपका मिनिमम हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर टू ऑब्जर्व फुल इमेज ऑफ ए पर्सन। एक आदमी का संपूर्ण चेहरा देखने के लिए, एक आदमी का संपूर्ण चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई, समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई आदमी के ऊंचाई का आधा होना चाहिए। हम लोग लिख सकते हैं लेट MN क्या है, दर्पण का ऊंचाई, MN क्या है, दर्पण का ऊंचाई। H क्या है, H क्या है, आदमी का ऊंचाई, H क्या है, आदमी का ऊंचाई। तो प्रूफ हो गया आपका। याद रखेंगे कि दर्पण का ऊंचाई आदमी के ऊंचाई का आधा होना चाहिए। समतल दर्पण में यदि कोई भी व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई जो होना चाहिए आदमी के ऊंचाई का आधा होना चाहिए। चलिए अब यहां हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन, किसी आदमी का संपूर्ण, किसी आदमी का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए
समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई, किसी आदमी का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई उस आदमी के ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तो याद रखेंगे, किसी आदमी का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई उस आदमी के ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तो किसी आदमी का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई, समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए? उस आदमी के ऊंचाई का आधा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तहत एक क्वेश्चन हम लोग बना ले, यदि किसी आदमी का ऊंचाई 6 फीट है तो छोटा से छोटा सा दर्पण का ऊंचाई क्या होगा? तो 6 फीट के आदमी को समतल दर्पण में यदि पूर्ण रूपेण प्रतिबिंब बनाना है तो दर्पण का ऊंचाई 6 का आधा कितना होगा? 3 फीट। तो एक क्वेश्चन भी हम लोग बना लेते हैं, एक क्वेश्चन इसी थ्योरी के आधार पे हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन, किसी आदमी का ऊंचाई, किसी आदमी का ऊंचाई 6 फीट है, किसी आदमी का ऊंचाई 6 फीट है, तो उसका संपूर्ण प्रतिबिंब, तो उसका संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, तो उसका संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई, किसी आदमी का ऊंचाई 6 फीट है तो उसका संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। आदमी का ऊंचाई क्या फीट? 6 फीट। तो समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई क्या होगा? इसलिए हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर बराबर क्या? आदमी के ऊंचाई का आधा। तो आदमी को ऊंचाई 6 फीट, 6 में 2 से भाग देंगे, कितना मिलेगा? 3 फीट। यदि 6 फीट का आदमी को समतल दर्पण में देखना है तो दर्पण का छोटा से छोटा लंबाई क्या होगा? 3 फीट। यदि 6 फीट का आदमी है, वह आदमी समतल दर्पण में अपना पूरा चेहरा देखना चाहता है तो दर्पण जो होगा, छोटा से छोटा सा दर्पण का लंबाई क्या फीट? 3 फीट। यदि अगला क्वेश्चन हम लोग ऐसे बना सकते हैं, 5 फीट के आदमी को दर्पण में देखना है तो दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई क्या होगा? 5 फीट का आधा 2.5 फीट होगा। यदि 7 फीट का कोई आदमी है, समतल दर्पण में उसका पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई 7 का आधा क्या फीट? 3.5 फीट होगा। तो आज यहीं तक हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में